हेलो हाय नमस्कार, मैं पंकज सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम बहुत नज़दीक है और हर एक एग्जाम के स्ट्रैटेजी में एक छोटा सा पार्ट होता है कि हम प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हुए जाएं, है ना। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें थोड़ा सा एग्जामिनर का माइंडसेट समझ में आ जाता है ना। एग्जामिनर का किस टॉपिक की तरफ रुझान ज़्यादा है ये समझ में आ जाता है। साथ ही साथ हमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी समझ में आ जाती है। साथ ही साथ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी पता चल जाते हैं कि किस टाइप के सवाल किस तरीके से घुमाकर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का आकलन हम कर पाते हैं, एनालिसिस कर पाते हैं जब हम प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं 2019 का मेमोरी बेस्ड पेपर। इसके पहले मैं 2021 और 20 का पेपर डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और 2019 का पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं मिलकर, और कोशिश करेंगे कि जो बेहतर अप्रोच हो सकती है इसको सॉल्व करने की, उसी अप्रोच से इन सवालों को हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, तो कुछ सवाल यहाँ पर शुरुआत में जो आपको मिलने वाले हैं वो सिंप्लीफिकेशन के मिलेंगे, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन के हैं, नंबर सीरीज के हैं, अर्थमेटिक के हैं। तो इस तरह से जो पेपर है ये यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर सवाल है आपके पास में कि स्क्वायर रूट ऑफ 124 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 169 इज इक्वल टू 18, है ना। आपके पास में 5 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कैसे करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं भाई साहब, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये करेंगे भैया कि इसका जो स्क्वायर रूट है ये हटा देंगे। तो अगर ये हटाएंगे तो ये उधर जाएगा, उधर जाएगा तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा, और 18 का जो स्क्वायर होता है वो 324 होता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 124 प्लस हमें जो निकालना है उसको हमने p मान लिया, और ये हो गया सर 169। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये चीज़ इसके पास जाएगी तो ये कितना हो जाएगा सर 324 माइनस 124 यानी कि 200, और 200 में से अगर मैं 170 माइनस कर दूं, 200 में से अगर 170 माइनस कर दूं तो क्या बचेगा आपके पास में 30, बट आपने एक ज़्यादा माइनस किया था तो एक वापस भी करोगे तो आपके पास बचेगा 31, यानी कि इस p की जो वैल्यू है वो कितनी है सर 31। तो ये इस सवाल का सही जवाब होगा। इससे ज़्यादा समय देने का इस सवाल में कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैंने ये किया भैया कि 18 का स्क्वायर 324, उसमें से 124 कम होगा तो 200 बचेगा, 200 में से 170 कम करेंगे तो 30 बचेगा, बट माइनस करना था 169, मैंने 170 किया था तो एक वापस करना पड़ेगा, तो 30 से वो 31 बन जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब सामने लिखा हुआ है भैया 136 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2 इनटू समथिंग इज इक्वल टू 17% ऑफ 500 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि जो समथिंग है क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू क्या होगी। कैसे करेंगे इस सवाल को ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा, मैं यही कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा कि ये जो है ये 136 है। ठीक है, और नीचे कितना है सर इसके 4 है। ठीक है, इनटू यहाँ पर क्या है सर p है। ठीक है, इज इक्वल टू परसेंटेज से इसके 2 0 चले जाएंगे, हाँ, तो ये हो जाएगा सर 17 इंटू 5, और नीचे कितना आएगा सर आपका 10। ठीक है, 17 इंटू 5, नीचे कितना आएगा सर आपका 10। अब यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं ध्यान से देखिए। हम 4 से इसको काटेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, हाँ सर। 4 4 जा 16 हो जाएगा, जी भैया। 17 से ये जाएगा कितनी बार सर 2 बार। ठीक है सर, और 2 से ये 5 जाएगा, या 5 से इसको काट देते हैं तो ये बन जाएगा आपका 2, और 2 2 कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। तो p की जो वैल्यू है वो 1/4 आएगी। 1/4 का मतलब होता है सर 0.25। ठीक है, तो ये आपके सवाल का सही जवाब होने वाला है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा सर सी ऑप्शन। हमारा आंसर क्या होगा सर सी ऑप्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, हाँ या ना जल्दी बताइए। सिंपल है, सरल है, आसान है, इजी है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। आपसे पूछा गया कि 115 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 12 इंटू 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 64 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 35 की वैल्यू क्या होगी। यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है इसमें इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पर मुझे मालूम है कि ये जो चीज़ है ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे दे देगा 23। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और ये जो चीज़ है ये आपको दे देगा 72। ठीक है सर, ये भी कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर ये जो चीज़ है ये माइनस का 35 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 35। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है ना। 64/4 कितना होता है सर 16, प्लस का 16 है, इधर आएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। और ये जो क्वेश्चन मार्क है ये हमने मान लिया कि ये पी है। ठीक है, अच्छा सर। अब हम बात ये करते हैं कि सर ये 72 है और ये 23 है, तो ये कितना हो जाएगा सर 95 हो जाएगा। 95 में ये हम 35 जोड़ देंगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा सर 130 हो जाएगा। और 130 में से हम 16 माइनस करेंगे तो 130 माइनस 16, तो ये आपको दे देगा आपकी पी की वैल्यू जो कि होगा 114। तो 114 जो है हमारा आंसर है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए ठीक है, आसान सवाल है, इजी सवाल है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। इस सवाल में आपसे क्या बोला भाई, ये 41% ऑफ 600 माइनस 250 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 77% ऑफ 900। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, आपके पास में 5 ऑप्शंस हैं। ठीक है, क्या अप्रोच हो सकती है इस सवाल को सॉल्व करने की, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया ये जो परसेंटेज है इससे इसके 2 जीरो हम खा जाएंगे तो 41 इंटू 6 हो जाएगा, यानी कि ये 246 हो जाएगा माइनस 250। ठीक है, और ये माइनस वाला पार्ट इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है सर, और परसेंटेज से इसके 2 जीरो जाएंगे तो ये 77 इंटू 9 हो जाएगा। 77 इंटू 9 का मतलब क्या हो गया, 9 7 जा 63। ठीक है, 9 7 जा 63 और 9 7 जा 63 और 6 तो 693। तो ये हो जाएगा सर आपके पास में 693। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अब ये जो है ये आपको क्या देगा सर, ये आपको देगा माइनस का 4। तो माइनस का 4 और प्लस का 693, तो यहाँ से अगर हम क्या बोलते हैं 4 कम करेंगे तो ये आ जाएगा सर आपका 689। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 689। ठीक है, यानी कि 5वां ऑप्शन जो होगा वो इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। सिंपल है भाई, सिंपल है, इजी है भाई, इजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब आपके सामने है 360 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 73 प्लस 3 का क्यूब, है ना, 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब जो होता है सर वो 27 होता है ना, और 73 और 27 मिलाकर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यानी कि 360 अपॉन पी आपके पास में कितना है सर 100 है, यानी जो P है वो आपके पास में कितना है सर 360/100, यानी कि ये आपको दे देगा 3.6। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर 3.6, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब इतना आसान सवाल आएगा तो पेपर तो निकलना चाहिए, है ना, इतना तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है ना बेटा, चलिए भाई साहब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्पीड मेंटेन रखेंगे, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। 1/2 माइनस 3/5 प्लस 4 2/3 इज इक्वल टू समथिंग प्लस 5/6 की वैल्यू क्या होगी की वैल्यू क्या होगी, कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये बोला कि सर ये 5 और ये 6, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये 5 और ये 6, 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा सर -1, तो ये हो जाएगा सर -1/10। ठीक है, ये वाला सॉल्व कर लिया मैंने। ठीक है सर, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा सर 14/3। ठीक है सर, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसको P मान लिया और 5/6 को इधर भेज दिया, तो ये माइनस का 5/6 हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं। अगर हम इन दोनों की बात करें तो अगर मैं इसको 6 बनाऊंगा तो ये 28 हो जाएगा। हाँ सर, तो अगर ये 6 बना, क्यों 6 बनाया रहा है, क्योंकि दोनों का बेस सेम हो जाएगा। तो अगर ये 6 बना तो ये 28 हो जाएगा। 28 में से 5 गया तो कितना बचेगा 23, तो ये आ जाएगा सर 23/6 माइनस 1/10 इज इक्वल टू P, माइनस का 1/10 ये वाला। ठीक है सर, अब ये 230 हो रहा है, 230 में से 6 जाएगा, 230 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 224 अपॉन कितना 60 इज इक्वल टू P। तो P की जो वैल्यू है अगर हम इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 5 ज़ा, ठीक है 20, और 4 6 ज़ा 24, और 4 से जाएगा ये 15 बार। ठीक है, तो 56/15 आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 15 इंटू 3 करेंगे तो 45 प्लस 11 करेंगे तो 56, यानी कि 311/15, 311/15 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, सिंपल सरल आसान इजी। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28/6 माइनस 5/6, 28 में से 5 जाएगा 23/6, 23/6 में से 1/10 माइनस होगा, ठीक है ना। तो 230 माइनस 6, 224/60 कर दिया, 4 से कैंसिल कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको अपने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं भाई साहब और इस सवाल की बात करते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है भैया, 65 × 3 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 67 माइनस समथिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 9 × 2। ठीक है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। अब मैं देखो, मैं यहीं पर कर रहा हूँ, इसी के नीचे कर रहा हूँ। मैंने इसको लिखा कि भैया ये 65 है, ठीक है, इंटू 3 इंटू 1/13 प्लस 67, ठीक है, प्लस 67, ठीक है सर, ये हो गया। और यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया सर 81/9 × 2, 81/9 × 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 13 से ये जाएगा 5 बार, ठीक है, 5 × 3 कितना हो जाएगा सर 15 प्लस 67 माइनस पी स्क्वायर, यहाँ से ये जाएगा 9 बार, 9 दूनी कितना हो जाएगा सर 18, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब हम यहाँ पर करेंगे भैया कि ये 15 है, ये 67 है, ये माइनस का 18 है, ये आपका पी स्क्वायर है। अब 15 और 18 का डिफरेंस कितना हो जाएगा सर माइनस का 3, इसमें से 3 जाएगा, कितना बचेगा 64, 64 पी स्क्वायर के बराबर है, यानी पी जो है वो 8 के बराबर होगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो 8 आएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब है ना, डी ऑप्शन आपका सही जवाब, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे ख्याल से आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं भाई, चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2744 का क्यूब रूट है प्लस 18 का स्क्वायर है माइनस 121 इज इक्वल टू समथिंग माइनस 69 × 5, है ना, 69 × 5। क्या होगा, कैसे होगा, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि 2744 का अगर आप क्यूब रूट निकाल रहे हो तो आप पहले यूनिट प्लेस देखो इसका। अब जिस भी नंबर का ये क्यूब होगा उसके यूनिट प्लेस पे भी 4 होगा, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी नंबर ऐसा है जिसके यूनिट प्लेस पर 4 है और आप उसका क्यूब करोगे तो जो भी इसका क्यूब आएगा उसके यूनिट प्लेस पर भी 4 ही होगा, 4 ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हमें समझ में आ गया कि जिस भी नंबर का ये क्यूब है उसके यूनिट प्लेस पे तो 4 है, ठीक है सर। अगर आप क्यूब रूट निकाल रहे हो तो आप लास्ट के 3 डिजिट छोड़ दो। अब जो बचा उसको देखो कि वो किसके क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। मैंने कहा 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब होता है 8, तो ये जो 2 है वो इसके बीच में लाई कर रहा है, हाँ, तो हम ले लेंगे छोटा वाला यानी कि ऊपर वाला यानी कि 1, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 2744 जो है वो 14 है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर 14 आ गई, तो इसकी वैल्यू 14 आ गई, ठीक है। ये 324 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, माइनस 121, ठीक है, और प्लस यहाँ पर कर देंगे 69 × 5 और सामने यहाँ पर आ जाएगा आपका P, क्वेश्चन मार्क जो है उसको अपन ने क्या मान लिया, P मान लिया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पर समझना क्या है भैया, यहाँ पर समझना क्या है कि यहाँ पर ये जो हो जाएगा, यहाँ पर ये जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर आपका 338, है ना, 338 माइनस 121, और ये आपका कितना हो जाएगा सर 345, है ना, 345 इज इक्वल टू P। अब अपने को क्या करना है सर, यहाँ पर ये 300 और 300, 600, 600 में से 100 गया तो कितना बचेगा सर 500, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। 38 में से 21 जाएगा तो ये कितना बचेगा सर आपका 17, है ना, कितना बचेगा आपका 17, 17 इसमें जोड़ देते हैं तो 45 और 17, 45 और 17, तो ये कितना हो जाएगा सर आपका 62, तो ये 62 आ जाएगा, यानी कि 562, तो 562 आपका आंसर आना चाहिए, 562 ये रहा सर, ठीक है, 562 ये रहा सर, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा आपको डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा शॉर्टकट मार दूंगा, अब जैसे मैं यहाँ पर ये भी बोल सकता था कि भैया 70 - 1 × 5 है, ये 70 - 1
1600 क्या होता है 70 माइनस 1 इंटू 5। आप मुझे मालूम है कि 350 हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा तो 345 हो जाएगा। बाकी ऐसे भी कर सकता हूँ कि 5 इंटू 60 किया तो 300, 5 इंटू 9 किया तो 45, 345 ऐसे सोच लो, ठीक है ना। या मैं इनको मन में कर सकता था, है ना, पर इससे क्या होगा कि फिर यहाँ पर इनको मन में करूँगा तो एक ही स्टेप में आ जाएगा आंसर। तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगी, अरे ये कैसे हो गया, है ना, त्राहिमाम हो जाएगा, ठीक है, अरे बाप रे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ठीक है। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा आराम से बता दिया, ठीक है भैया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं और इस सवाल की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है सर, देखिए यहाँ पर हो रहा है 1111 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 2002 डिवाइडेड बाय 26 प्लस 750 डिवाइडेड बाय 25 की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि भैया कि ये जो लिखा हुआ है इसको हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो लिखा हुआ है 2 इंटू 1001 है, इसको हम 26 यानी कि 2 इंटू 13 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपका 750 अपॉन 25 इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसकी वैल्यू मांग रहा है, यही हो रहा है ना, यही हो रहा है। अच्छा ये जो होगा ये होगा आपका कितना 101, यहाँ से ये चला गया, ये जो होता है ये होता है 7 इंटू 11 इंटू 13। याद रखना कि 1001 जो होता है वो 7 इंटू 11 इंटू 13 होता है, उसमें से ये 13 और 13 कैंसिल हो जाएगा तो ये 77 आ जाएगा, ठीक है सर। और यहाँ पर ये जाएगा कितनी बार, 30 बार, ये आपको चाहिए सर, ठीक है सर। तो यहाँ से ये 100 ले लिया और यहाँ से ये 100 ले लिया तो ये 200 तो हो गया सर, है ना। और यहाँ पर ये 7 और 1 8 हो गया सर। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर 208। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर 208, यानी कि सी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है, सी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी। यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना कि 1001 जो होता है वो 7 इंटू 11 इंटू 13 होता है, ये कई बार सिंप्लीफिकेशन में यूज़ होता है। तो अगर आपको मालूम है कि ये क्या होता है तो फिर आपको जो कैंसिल करना है उसको कैंसिल करने में आसानी होगी, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की बात करते हैं। अब आपके पास सवाल आ गया कि 5/11 इंटू 121 प्लस 1/4/9 इंटू 288 इज इक्वल टू 141 प्लस समथिंग क्या होगा, है ना। तो समथिंग की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो मुझे ये चीज़ मालूम है, यहाँ पर मुझे ये चीज़ मालूम है कि यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर 11 से अगर ये जाएगा तो ये 11 बार जाएगा तो ये हो जाएगा सर आपके पास में 55, ठीक है। और ये आपका 9 से अगर जाएगा, पहले तो ये कितना है सर 9 और 4 कितना हो जाएगा, ये 13, है ना। और 9 से ये जाएगा तो 9 3 ज़ा 27, है ना, और 9 2 ज़ा 18, ये आ गया माइनस 141 और इज इक्वल टू ये पी हो गया, ठीक है। इतना काम करना है अपने को। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ठीक है। अब हमने ये बोला कि सर 13 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा सर आपका 390, 13 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा सर 26, तो ये हो जाएगा सर 6 और ये हो जाएगा सर 416, ठीक है। 416 तो लिख देते हैं यहाँ पर 55 प्लस 416 और माइनस 141 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास में पी, ठीक है सर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। ये 16 और 55 कितना हो जाएगा सर, ये आपका 71, है ना। 16 और 5 21 और ये 71 हो जाएगा, तो ये हो गया सर 471 माइनस 141, ठीक है सर। तो 1 से 1 गया 0, 7 में से 4 गया 3 और 4 में से 1 गया तो 3, तो 330 आपका आंसर आएगा। 330 हमारा ये रहा डी ऑप्शन, ठीक है। 330 हमारा ये रहा डी ऑप्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, बड़े भैया विनोद भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या आया भैया। अब यहाँ पर आगे हमारे पास सर डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो बार ग्राफ है, ठीक है। बार ग्राफ में क्या क्या लिखा हुआ भैया कि गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ रेसिडेंट्स रिसाइडिंग इन 4 सोसाइटीज इन ईयर्स 2008 2018, रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो रेसिडेंट्स हैं, है ना, रेसिडेंट्स हैं, यहाँ पर आपके पास में 4 सोसाइटीज़ दी गई हैं, ABCD 4 सोसाइटीज़ दी गई हैं। और इसमें एक जगह दिया गया है 2008 का और एक जगह दिया है 2018 का, ठीक है। तो ब्लैक वाला जो है वो 2008 है, वाइट वाला जो है वो 2018 है। तो 2008 में सोसाइटी ए में कितने लोग रहते थे, 250 लोग रहते थे। और 2018 में सोसाइटी ए में कितने लोग रहते थे, 350 लोग रहते थे। ऐसा कुछ यहाँ पर दर्शाया गया है
अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग साल के हिसाब से। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमसे सवाल में क्या क्या पूछा जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कितना 200 और ये लिखा हुआ है यहाँ पर 250, तो यहाँ पर 50 का गैप है और इसके बीच में यहाँ पर कितने लाइन है सर, 1 2 3 4 5। इसका मतलब एक लाइन जो है वो 10 पॉइंट की होगी, तो 200 10 20 30 40 50 ऐसा होगा। तो ये बात याद रखना कि जो हर एक लाइन है वो 10 यूनिट की है ना, 10 यूनिट की है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसकी बात करूं कि ये कहाँ पर है, तो ये 350 से 2 ऊपर है, यानी कि ये 370 होगा, ठीक है ना। ये जो होगा ये क्या होगा सर, ये 400 से 2 पॉइंट ऊपर है, यानी कि ये 420 होगा, 420 होगा। तो इस तरह से ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल में आपसे क्या क्या पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सवाल आपके पास में आ चुका है, हमारे पास जो जगह है वो यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर सवाल में क्या क्या बोला भैया देख लेते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ रेसिडेंट्स रिसाइडिंग इन सोसाइटी ए इन 2008, बी इन 2018, सी इन 2018, डी इन 2008। तो क्या करना है भैया, सोसाइटी ए में 2008 में कितने लोग थे, सोसाइटी बी में 2018 में कितने लोग थे, सोसाइटी सी में 2018 में कितने लोग थे, सोसाइटी डी में 2008 में कितने लोग थे, उनकी वैल्यू निकाल लो और फिर उसका एवरेज निकाल लो। तो यहाँ पर ए बी सी डी यानी 4 है, तो अपने को इनका टोटल करना पड़ेगा और 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या क्या करना चाहते हैं सर, देखो हमें यहाँ पर चाहिए सर ए का 2008, ठीक है, और बी का चाहिए हमें कितना 2018, सी का भी हमें चाहिए 2018 और डी का हमें चाहिए 2008। यही चाहिए हमें, है ना, यही चाहिए हमें, ठीक है सर। तो आ जाते हैं यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि भैया ए में 2008 में कितने लोग थे, ए में 2008 यानी कि ब्लैक वाला यानी कि 250 लोग थे, तो यहाँ पर हमने लिखा सर 250, ठीक है सर। बी में 2018 यानी वाइट वाला, तो ये कितना है सर आपका 350 और ये 2 पॉइंट ऊपर यानी कि 370, तो ये हो जाएगा सर 370, ठीक है सर। सी में 2018 यानी कि वाइट वाला देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर 420, तो ये हो जाएगा सर आपका 420। 2008 देखेंगे डी का 2008 यानी कि ब्लैक वाला देखेंगे, यानी कि यहाँ पर ये कितना है सर 400 है, ये कितना है सर 400 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा सर आपके पास में कितना 400। इनका टोटल करना है और इसको फिर 4 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो हमने ये बोला कि सर ये जो 50 है और ये जो 70 है ये 120 हो गया और ये 140 हो गया, तो 140 तो मैंने यहाँ पर रख लिया। उसके बाद ये 4 और 4 8 और 5 13 और ये 14, तो 1440 हो रहा है, 1440 और इसको डिवाइड करना है सर हमें 4 से। तो यहाँ पर कितना होगा 4 3 12 हो जाएगा, 4 6 24 और 0 यानी कि 360। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर 360 आएगा, है ना। हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर 360 आएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में 360 है कि नहीं है। तो हमने देखा सर 360 तो है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इस सवाल का सही जवाब है। हमें सोसाइटी ए में 2008 देखना था, सोसाइटी बी में 2018, सोसाइटी सी में 2018, सोसाइटी डी में 2008, जो भी वैल्यू थी उसको सम करके उसको 4 से डिवाइड करना था। क्यों करना था, क्योंकि हमें यहाँ पर एवरेज बोला था। क्या बोला था, एवरेज बोला था। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 360, इसके हिसाब से हमारा बी ऑप्शन सही है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया। आपसे बोला गया भैया कि रेसिडेंट्स रिसाइडिंग इन सोसाइटी बी इन 2008 आर what percentage more or less than average of residents residing in society D in 2008 and 2018। ठीक है सर। तो यहाँ पर सोसाइटी बी में देखना है आपको और सोसाइटी डी में देखना है आपको। सोसाइटी बी में आपको सिर्फ कहाँ देखना है, सोसाइटी बी में आपको सिर्फ 2008 में देखना है, बट सोसाइटी डी में आपको 2008 और 2018 दोनों देखना है। और आपको यहाँ पर परसेंटेज चेंज बताना है, ठीक है। क्या बताना है आपको, परसेंटेज चेंज बताना है, ठीक है ना, कि भैया ये जो चीज़ है ना, सोसाइटी बी में जो लोग हैं वो कितने परसेंटेज ज़्यादा या कम है, यानी कि तुलना इससे हो रही होगी, है ना। तुलना किससे हो रही है सर, डी सोसाइटी से हो रही है, ठीक है ना, डी सोसाइटी से हो रही है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। और हमने देखा यहाँ पर कि भैया हमारे पास में ये जो
बार ग्राफ है, इसमें हम बी पे जाएंगे 2008, बी पे 2008 का मतलब है ब्लैक वाला, तो यहाँ पर कितने हैं सर, ये 420 है ना, यहाँ पर कितने हैं, ये 420 है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि ये 420 है। अब डी में 2008 और 18 मतलब दोनों देखना है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये हमारा 400 है, और ये जो पॉइंट है ये हमारा 450 से 1 2 3 पॉइंट ऊपर है, यानी कि 480 है। तो ये 400 और 480 है ना, लिख लेते हैं पहले 400 और 480, तो ये तो कितना हो गया सर, 880 हो गया, 880 हो गया, ठीक है ना। तो 420 और 880 का डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा सर आपका 460 हो जाएगा। तो 460 जो है, 460 जो है, अच्छा एक मिनट, इसका एवरेज बोला होगा है ना, इसका एवरेज बोला होगा, ध्यान से देख लेते हैं एक बार, इसका एवरेज बोला होगा है ना, क्या बोला हुआ है, व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन एवरेज रेसिडेंट, एवरेज रेसिडेंट यानी कि इसको अपने को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा सर आपका 440। तो आपको कंपेयर जो करना है वो 440 के साथ करना है, ठीक है, 440 के साथ करना है, ठीक है सर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सर कि यहाँ पर 420 है, यहाँ पर 440 है, इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है सर, वो आपका 20 है, और तुलना जो करनी है वो 440 से करनी है, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है सर। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि एक एक ज़ीरो जाएगा, फिर ये 22 बन जाएगा, ठीक है, ये 22 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 50/11, 50/11 का मतलब होता है 11 × 4 और ये 6, यानी कि 46/11%, 46/11%, तो 46/11% हमारे पास में ये रहा ई ऑप्शन, ठीक है, ये रहा हमारे पास में ई ऑप्शन। हमें बताना था कि सोसाइटी बी में 2008 में जो लोग हैं वो सोसाइटी डी के 2008 और 2018 के एवरेज से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो मैंने कहा ये 420 है और इसका जो एवरेज आ रहा है वो 440 आ रहा है, तो कम तो है, कम तो है, कितना कम है, 20 कम है, किससे कम है, 440 से, तो हमने ये निकालना था, हमें ये निकालना था। तो ये कितना आ रहा है सर, 46/11% आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच सोसाइटी शोज मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ रेसिडेंट्स फ्रॉम ईयर 2008 टू 2018। क्या मतलब इसका, मतलब ये कि आपको हर सोसाइटी में जाना है और देखना है कि 2008 और 2018 के बीच में किसमें मैक्सिमम चेंज आया है, किसमें मैक्सिमम चेंज आया है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऐसे हैं कि भैया ए और सी दोनों में आया क्या, ए और डी दोनों में आया क्या, सी और डी दोनों में आया क्या, ए और बी दोनों में आया क्या, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। हमें हर एक सोसाइटी में जाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि किस सोसाइटी में मैक्सिमम चेंज आया है ना, 2008 से 2018 के बीच में। मैंने कहा यहाँ पर तो आपका मैक्सिमम चेंज नहीं आया होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तो आपके कम हुए हैं, है ना, यहाँ तो ज़्यादा से कम हुए, यहाँ पर कम से ज़्यादा हुए, कम से ज़्यादा हुए, कम से ज़्यादा हुए, तो हमें यहाँ पर देखना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भैया यहाँ पर आपका कितना था 250, यहाँ पर कितना था सर 350, ठीक है, यहाँ पर 250, यहाँ पर कितना 350, तो कितने का चेंज आया सर, कितने का चेंज आया, मैंने कहा 100 का चेंज आया, कितने पर आया सर 250 पर आया, इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ से आपका एक एक जीरो कम हो गया, 25 से ये जाएगा 4 बार, तो ये आ जाएगा सर 40%, ये आ जाएगा सर 40%। क्या ये चीज़ समझ में आई आपको, आई समझ में आपको, ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं सर हम बी की, बी तो हम देखेंगे ही नहीं, बी तो हम देखेंगे ही नहीं, है ना। तो हमने ये बात देख ली सर किसके लिए, ए की, तो ये हमने ए के लिए देख लिया सर। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं किसके लिए, सी के लिए। अब सी में देखते हैं, तो सी में पहले कितना था यहाँ पर सर, यहाँ पर था 300 और यहाँ पर कितना हो गया सर 420, तो यहाँ पर 300 से 420 आया है ना, 300 से 420 का मतलब कितना हो गया, 120 का चेंज आया, 120 का चेंज आया, कहाँ से आया सर 300 से, इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ से ये 2 जीरो जाएंगे, तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है सर 40% का ही आ रहा है, 40% का आ रहा है, यानी कि ए और सी वाला ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना। अब डी में देख लेते हैं, तो डी में यहाँ पर कितना था सर, डी में यहाँ पर 400 है और यहाँ पर कितना है सर, यहाँ पर आपके पास में ये 450 से 1 2 3 480 है, तो यहाँ पर 400 से 480 हो रहा है ना। डी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 400 से 480 हो रहा है, यानी कि 80 का चेंज आ रहा है 400 पर
इंटू 100, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 20% का चेंज है, तो ये तो कम है, ये तो कम है। तो मैक्सिमम चेंज जो आ रहा है वो 40% का आ रहा है, बट वो दो जगह आ रहा है, ए और सी दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो वाला होगा जहां पर ए और सी बोथ लिखा होगा। तो ए और सी वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं। तो ए और सी मतलब कि ये हो गया हमारा सही जवाब, ठीक है, ये हो गया हमारा सही जवाब, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? तो सिंपल सवाल है ना, बहुत कठिन सवाल तो नहीं बोल सकते इनको, ठीक है ना। हाँ, इतना टाइम आपको देना पड़ेगा, आप स्पीड बढ़ा सकते हो, मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ, तो अगर आप खुद से करोगे तो आप बहुत फास्ट कर सकते हो इसको, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। अब बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन ऑल सोसाइटीज इन 2008 टू दैट ऑफ इन 2018? यानी कि आपको 2008 और 2018 में जो हर एक सोसाइटी में 2008 के और हर एक सोसाइटी में 2018 का टोटल निकालकर उसका रेशो लेना है, ठीक है सर, कर लेते हैं। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर आ जाते हैं सर। यहाँ पर हमने देखा कि सोसाइटी ए में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर कितना है सर 250, ठीक है। यहाँ पर कितना है सर 250, यहाँ पर कितना है सर, यहाँ पर है आपके पास में 420, ठीक है सर। यहाँ पर कितना है सर, यहाँ पर आपके पास में है 300, ठीक है सर। और यहाँ पर कितना है सर आपके पास में, यहाँ पर आपके पास में है 400, ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर आपके पास में 70 आ जाएगा, ठीक है। 4 3 7 और 6 13, तो ये 1370 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सर आपका 1370, ये आ जाएगा। अब 2018 को देख लेते हैं। 2018 में क्या करेंगे सर, 2018 में यहाँ पर कितना है सर 350, ठीक है। यहाँ पर कितना है सर, यहाँ पर 370, यहाँ पर कितना है सर, यहाँ पर आपके पास में है 370, ये कितना भैया 420, तो ये हो गया सर 420। और यहाँ पर कितना है सर, यहाँ पर ये है आपके पास में 450 से 60 70 80 480, ठीक है सर, ये हो गया सर। तो यहाँ पर क्या होगा सर, ये तो 100 हो गया और ये 120 हो गया, यानी 220 का 20 लिख लिया, 2 यहाँ आ गया, तो 4 4 8 और ये 10 और ये कितना हो गया सर 16, तो ये 1620 हो गया। तो यहाँ पर लिख लिया सर 1620, ठीक है सर। तो ये 2 0 हमने यहाँ से कैंसिल कर दिए, तो मेरा जो आंसर आएगा वो 137/162 ही आएगा, क्योंकि अब ये और ज़्यादा कैंसिल तो हो नहीं सकता। तो हमने ऑप्शन देख लिया, तो ऑप्शन में क्या दिया भाई, ऑप्शन में आपके पास में 137/162 यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही जवाब है ना, डी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का समझ में आ रहा है? पक्का 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 पक्का। चलिए इसका मेरे ख्याल से आखिरी सवाल होगा, वो देख लेते हैं अपन। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ रेसिडेंट रिसाइडिंग इन सोसाइटी ए एंड बी इन 2018 टुगेदर। यानी कि ए और बी में टोटल 2018 में कितने लोग हैं, और सोसाइटी सी और डी में 2008 में कितने लोग हैं। आपको इसका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। अब डिफरेंस का साइन मैं ऐसे क्यों बनाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि कौन से वैल्यू ज़्यादा है कौन से वैल्यू कम है, तो ज़्यादा माइनस कम करना होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर आ गए, अब हमें a प्लस बी देखना है 2018, तो a में और b में हमें देखना है 2018, यानी कि वाइट वाला देखना है। तो हमने यहाँ पर ये देख लिया कितना 350, और ये कितना है सर आपके पास में 370 है ना, 350 और ये 370, तो ये कितना हो जाएगा सर आपका 120 720 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 720। सी और डी देखना है 2008, सी और डी देखना है अपने को 2008, यानी कि ब्लैक वाला। तो ये कितना है सर आपका 300 और ये कितना है सर आपका 400, तो 300 और 400 कितना हो गया सर 700 हो गया। तो यहाँ पर आपको इसका डिफरेंस बताना था, जो कि कितना आएगा सर 20 आएगा, जो कि कितना आएगा सर 20 आएगा। तो सिंपल सवाल था, ठीक है, सिंपल सवाल था। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस में क्या क्या है। तो ऑप्शन में हमारा सी ऑप्शन सही जवाब है, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का। तो ये हमारा DI भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर आगे क्या सवाल दिए गए है ना। चलिए अब यहाँ पर बोल रहा है कि भैया ए शॉपकीपर सेल्स 2 पेन्स, ही सोल्ड 1 पेन एट प्रॉफिट
and other pen at loss. Okay. SP of each of the two pen is rupees 300. Okay. And profit percentage on one pen is equal to loss percentage on other. अच्छा. If overall loss of shopkeeper is 6.25%, then find difference between cost price of both pen. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपके पास में दो पेन हैं, एक पेन को आप जितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेच रहे हो, दूसरे को आप उतने ही परसेंट के लॉस पर बेच रहे हो, ठीक है ना। यानी कि अगर एक पे आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे पे आपको 10% का लॉस हो रहा है, या एक पे आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे आपको 20% का लॉस हो रहा है, इस तरह से कुछ हो रहा है। तो आपके पास दो पेन है, दोनों पेन को आप बेच रहे हो, दोनों पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, बट एक पे आपको जितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे आपको उतने ही परसेंट का लॉस हो रहा है, और आपको जो ओवरऑल लॉस हो रहा है वो 6.25% का हो रहा है। आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों पेन का जो भी कॉस्ट प्राइस है उसका डिफरेंस बता दो क्या होगा, है ना, दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या होगा ये बता दो। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर देखिए कि अगर आपके पास में दो आर्टिकल्स हैं और इन दोनों आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है अगर वो सेम है, अगर आपके पास में दो आर्टिकल्स हैं और इन दोनों आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, इस पे आपको x% का प्रॉफिट हो रहा है और इस पर आपको x% का मान लो लॉस हो रहा है, तो आपको इस केस में हमेशा ओवरऑल जो होगा वो लॉस ही होगा, और वो क्या होगा, वो होगा x² अपॉन 100% का, x² अपॉन 100% का। मतलब अगर आपको यहाँ पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है इस आर्टिकल को बेचने पर और यहाँ पर 20% का लॉस हो रहा है इस आर्टिकल को बेचने पर, तो आपको ओवरऑल जो लॉस होगा वो 20 का स्क्वायर अपॉन 100% का होगा, यानी कि आपको 4% का क्या होगा सर, लॉस होगा। आपको 4% का, क्योंकि 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 अपॉन 100, यानी कि 4% का आपको क्या होगा सर, लॉस होगा। ये बात आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है सर। अब अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि सर ठीक है सर ये तो समझ में आ गया हमको, ये तो हमको समझ में आ गया, इसका इससे लेना देना है, हाँ लेना देना है। आपको ये समझना भैया दोनों, इस सवाल में भी दोनों पेन का सेलिंग प्राइस सेम है, हाँ, एक पे जितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है उतने ही परसेंट का लॉस हो रहा है दूसरे पर, हाँ, तो आपको ओवरऑल जो लॉस होगा वो इतने परसेंट का होगा, और हमें इसकी वैल्यू दी है 6.25%, यानी कि x² अपॉन 100 जो है वो आपके पास में कितना है सर, 6.25 है, यानी कि x² जो होगा वो 625 होगा, यानी कि यहाँ से x कितना आएगा सर, आपका 25 आएगा, यानी कि आपको इधर 25% का प्रॉफिट हो रहा था और इधर आपको 25% का क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। बात समझ में आ गई, ठीक है सर। अब क्या करेंगे सर, कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखिए। अब हम ये बोलेंगे कि भैया जो फर्स्ट पेन है उसका अगर आपको 25% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, मान लो यहाँ पर आपको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर 25% का आपको प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब आप 4 की चीज़ 5 में बेच रहे होगे, ठीक है। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 होता है, यानी कि 4 की चीज़ आप 1 के मुनाफे पर बेच रहे होगे। जो सेकंड पेन है उस पर आपको 25% का क्या हो रहा है सर, लॉस हो रहा है। अगर 25% का लॉस हो रहा है यानी 1/4 का लॉस हो रहा है, यानी 4 की चीज़ आप 1 के नुकसान पर बेच रहे हो, यानी कि 4 की चीज़ आप 3 पर बेच रहे हो। बात समझ में आ गई, ठीक है सर। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं, पक्का, ठीक है सर। अब यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा, आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि भैया आपका जो सेलिंग प्राइस है वो तो 300 है, आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है सर, 300 है। तो अगर मैं इस 5 को 300 बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ, हाँ सर, तो इसमें मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे यहाँ भी 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है सर। और यहाँ पर 3 को अगर 300 बनाऊंगा तो मुझे यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि इनके बीच में जो रिलेशन है कि भाई यहाँ पर 25% का लॉस हो रहा है, यहाँ पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, वो मेंटेन रखना है अपने को। तो अब हमको मालूम चल गया कि दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है सर, 300 हो गया, बट इसका कॉस्ट प्राइस कितना है सर, 240, और इसका कितना है सर आपके पास में 400। तो आपको 400 और 240 का क्या निकालना था, डिफरेंस ही तो निकालना था, तो ये कितना आएगा सर, 160 आएगा, ये कितना आएगा, 160 आएगा, यानी कि दोनों के कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है वो कितना है सर, 160 है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगा है वो ये वाला लगा है, यहाँ पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भैया अगर आप एक पेन को इतने परसेंट के प्रॉफिट पर बेच रहे हो, दूसरे को भी उतने परसेंट के ही लॉस पर बेच रहे हो, और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो यहाँ पर आपको हमेशा ओवरऑल लॉस होगा, और वो लॉस निकालने का जो तरीका होता है, डायरेक्ट तरीका, वो होता है x² अपॉन 100%, और ये जो x होता है ये वही होता है जहाँ पर
जितने परसेंट का आपको प्रॉफिट या लॉस बोल रहा होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर 20% लिखा होगा तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर अपॉन 100 होगा। यहाँ पर 25% बोल रहा होगा तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर अपॉन 100 होगा। यहाँ 10% बोल रहा होगा तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर अपॉन 100 होगा। इस तरह से ये चलेगा। तो हमने पहले ये पता लगा लिया कि भाई हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हो रहा था, उसके हिसाब से फिर हमने अपना कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल लिया। अब एक्चुअल सेलिंग प्राइस हमें मालूम है तो हमने सेलिंग प्राइस को सेम करने के चक्कर में कॉस्ट प्राइस भी सेम कर दिया, मतलब कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस था वो हमसे पूछा गया था। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं सर इस सवाल की। यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि ए मैन रिसीव्ड ₹3456 व्हेन ही इन्वेस्टेड ₹P at 12% per annum at simple interest for 3 years. If he invested ₹P plus 4400 at 15% per annum at CI compounding annually for 2 years, then find the interest received by him. Find the interest received by him. तो यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है भैया कि एक व्यक्ति जो है वो P अमाउंट इन्वेस्ट करता है और 12% के हिसाब से 3 साल का जो उसे इंटरेस्ट मिलता है, कौन सा वाला इंटरेस्ट है यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट, वो 3456 है। आपसे बोला जा रहा है कि अगर वो 15% के हिसाब से 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, 15% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल के लिए अगर P प्लस 4400 इन्वेस्ट कर रहा होता तो उसे इंटरेस्ट के रूप में कितना प्राप्त होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें P निकालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम P कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखते हैं। हम ये बोलेंगे कि भैया आपको 12% मिल रहा है, ठीक है सर, तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट है सर, तो 12% अगर आपको पहले साल मिल रहा है तो दूसरे साल भी मिलेगा, हाँ सर, तीसरे साल भी मिलेगा, हाँ सर। तो 12% अगर आपको 3 साल तक मिलता रहेगा तो आपको मिलेगा कितना सर, 36% मिलेगा। आपको मिलेगा सर कितना, 36%। यानी कि जो 36% है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है सर आपके पास में, 3456। तो यानी कि जो 100% है, 100% यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, हाँ सर। तो ये 100/36 इंटू कितना हो जाएगा सर, 3456। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको किसी बच्चे को नहीं। ये जो चीज़ आएगी ये क्या आएगा, ये आएगा सर हमारा P। ये क्या आएगा सर हमारा P। क्या ये बात आप में से किसी बच्चे को, ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आई हो, एक बार फिर से समझ लेते हैं भैया कि 12% के हिसाब से 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट 12 × 3 36%। 36% की वैल्यू कितनी है सर, 3456 है। तो 36% की वैल्यू कितनी होगी सर, 3456 हो गई। आपसे बोल रहा है भैया कि भैया आपने तो P इन्वेस्ट किया था, तो P मतलब 100% है मेरा, तो 100% की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल ली। तो यहाँ से जो आएगा वो P की वैल्यू आ जाएगी, तो मेरे पास में P आ जाएगा। ठीक है, अब ये जब P आ जाएगा मेरे पास में तो मैं P प्लस 4400 करूँगा और उस पर 15% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के बता दूंगा। तो अभी मेरे को क्या चाहिए सर, यहाँ पर P चाहिए। तो इसको में यहाँ पर क्या करेंगे सर, काटा पीटी करेंगे। तो काटा पीटी करेंगे तो यहाँ पर सर ये कितनी बार में जाएगा सर, ये कितनी बार में जाएगा, 9 से जाएगा ये, 36 × 9 करेंगे अगर अपन, तो 9 6 जा 54 का 4 और 9 3 जा 27 और 5 32। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3456। यहाँ पर 36 से ये 9 टाइम्स अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 54 और ये हो जाएगा आपका 32, सॉरी हाँ 32। तो ये आ जाएगा आपके पास में 1, ये आ जाएगा आपके पास में 2, ये 16 हो जाएगा। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा सर आपके पास में 6, तो यहाँ पर ये आ जाएगा सर 96, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास में 9600। ठीक है, 9600। अब 9600 अगर आपके पास में आ गया तो 9600 और ये 4400 ये कितना हो जाएगा सर आपके पास में, 14000 हो जाएगा। यानी कि नेक्स्ट केस में आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो 14000 कर रहे हो, है ना, 9600, 400 जोड़ा 10000 और 4, तो ये कितना हो जाएगा सर 14000। अब 14000 पे आपको 2 साल का क्या निकालना है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना। किसके हिसाब से सर, 15% के हिसाब से, 15% के हिसाब से। अब कैसे निकालेंगे सर, ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपसे ये बोलता हूँ कि सर एक चीज़ मुझे बताओ कि इसका 10% कितना होगा, 1400। तो अगर इसका 10% 1400 होगा तो 5% 700 होगा, हाँ, तो 1400 और 700 कितना हो गया, 2100। तो ये 15% की वैल्यू आ गई, तो ये भी कितना होगा सर आपका 2100। अब 2100 का अगर मैं 10% निकालूँ, 2100 का 10% कितना होगा, 210, है ना, 210। तो अगर 10% 210 होगा तो 5% कितना होगा, 105। तो ये कितना हो जाएगा सर आपका 315। तो ये आ गया सर आपका 315। तो ये आपने 14000 का
15% निकाल कर यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है सर, ये बॉक्स मेथड है, हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो यहाँ पर ये कितना होगा सर 4200 और ये 4515, 4515 ये हो गया आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया आपका पहला ऑप्शन। इसका जो टोटल है यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है ना 4515, तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट है, दोनों को मिक्स करके ये सवाल आपका बनाया गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का आगे बढ़ सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है भैया कि टाइम टेकन बाय ए बोट टू कवर 162 किलोमीटर ईच in downstream and in upstream is 14 hours and 24 minutes. If speed of stream is 6 km per hour, then find the time taken by boat to cover 240 km in upstream. तो यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है भैया कि आप 162 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गए, फिर आप अप स्ट्रीम आए, ऐसा करने पर आपको जो समय लगा वो 14 घंटे 24 मिनट का लगा। आपसे बोल रहा है कि अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि धारा की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, तो आप बताओ अप स्ट्रीम में 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको कितना समय लगेगा। अप स्ट्रीम में 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको बोट की स्पीड निकालनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि आपको स्ट्रीम की स्पीड तो पता है। अप स्ट्रीम में जो आपकी स्पीड होगी वो b माइनस एस होगी, तो s तो दिख रहा है मुझे साफ साफ, b नहीं पता मुझे, तो b निकालने के लिए ऊपर वाली कंडीशन आपको दी गई है। तो आप बोल रहे भैया 162 जो है, इसमें कलर चेंज कर लेते हैं अपन, 162 आप अप स्ट्रीम गए या डाउन स्ट्रीम गए होगे, है ना। तो ये मैंने डाउन स्ट्रीम गया मैं, फिर 162 में अप स्ट्रीम भी गया हूँगा। ठीक है, और ऐसा करने पे मुझे जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है सर 14 घंटे 24 मिनट। तो 14 घंटे 24 मिनट ये अपन ने ऐसा कर लिया। ठीक है ना, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 12 से ये जाएगा 2 बार, 12 से ये जाएगा 5 बार, 5 इंटू 14 70 और 2 72, तो ये 72/5 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई आपकी। ठीक है सर, अब यहाँ पर आपको s की वैल्यू पता है कि वो कितनी है सर 6 है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू आपको पता है कि ये कितना है सर 6 है। तो आप इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हो सर 6 पुट कर सकते हो। तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको इसको क्या करना पड़ेगा सर सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है सर कि भैया आप 162 यहाँ से कॉमन निकाल लो। ठीक है, और फिर आप इनका एलसीएम ले लो। जैसे आप यहाँ पर इस तरह से आप करोगे b+6 और फिर करोगे आप यहाँ पर b-6। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 72/5। अब आप यहाँ पर इसको भेजोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 162 हो गया। यहाँ पर क्या होगा सर b+6 + b-6, और नीचे जो होगा वो कितना होगा सर आपका b² - 36 इज इक्वल टू ये हो जाएगा सर 72/5। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से आपका 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा सर 2 × b × 162, और नीचे आ जाएगा आपके पास में कितना b² - 36 इज इक्वल टू 72/5। फिर आप यहाँ से 2 से इसको कैंसिल करोगे तो ये 36 बनेगा। ठीक है ना, और फिर इसको काटापिटी मचाओगे आप। तो ऐसा करते करते जब आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर b की वैल्यू मिल जाएगी 24। ठीक है, b की वैल्यू मिल जाएगी कितनी आपको 24। तो एक बार आपकी b की वैल्यू आ गई 24, उसके बाद आपका टाइम जो है वो यहाँ पर जाएगा कि इसको निकालना है आपको। अब स्ट्रीम जाना है आपको, आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पर टाइम पूछ रहा है। तो टाइम क्या होगा सर आपका, आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है सर 240 किलोमीटर, और किस स्पीड से ट्रैवल किया होगा सर b-s से। तो b कितना है आपके पास में 24, माइनस s कितना है आपके पास में सर 6। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा सर 240/18, 240/18। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अगर आप इसको 2 से कैंसिल करोगे तो 120, और ये बन जाएगा सर आपके पास में 9, और ये हो जाएगा सर 40/3, यानी कि ये जो आएगा ये आएगा आपके पास में 3 × 13 और 1, तो 13/1/3, 13/1/3, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसमें थोड़ा सा टाइम आपको लगता है सॉल्व करने में, क्योंकि यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अब मान लो अगर इसी सवाल में सिर्फ b निकालने के लिए बोल रहा होता
तो इसी सवाल में अगर बी निकालने के लिए बोल रहा होता तो हम क्या करते, यहाँ पर हम बी निकालने के लिए अगर वो बोलेगा तो फिर ऑप्शन में बी की वैल्यू देगा, है ना, ऑप्शंस देंगे 4-5 बी के, उसमें से हम वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई करके देख लेंगे कौन सा उसको सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर बी मांग रहा होता तो, बट यहाँ पर बी नहीं मांग रहा है, यहाँ पर आगे चलकर हमें बी का इस्तेमाल करके कुछ और निकालना है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो यहाँ तक जो मैं लेके आया हूँ, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपकी बी की वैल्यू कितनी आएगी 24, उसकी वैल्यू वहाँ पर पुट कर दोगे तो आगे का काम आपका हो जाएगा। तो अच्छा सवाल है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा नॉर्मल सवालों के मुकाबले, इस सवाल में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि C is 100% more efficient than B. A alone can complete a piece of work in 9 days and B and C together can complete the same work in 2/3 days. Find what portion of work will be completed if A and B work together for 4 days. तो यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है भैया कि जो C की जो कार्य क्षमता है वो B से 100% अधिक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि B की इफिशियंसी अगर 1 होगी तो C की इफिशियंसी जो होगी वो 2 होगी। ठीक है ना, C की इफिशियंसी जो होगी वो क्या होगी सर 2 होगी। आपसे ये भी बोला जा रहा है कि A अकेले किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, B और C उसी काम को अगर करते हैं मिलकर तो उन्हें जो टाइम लगता है वो 2/3 डेज का लगता है। ठीक है सर, आपसे बोल रहा है कि भैया अगर ए और बी मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं तो उन्होंने टोटल वर्क का कितना पोर्शन कर दिया होगा, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, ऑप्शन दिख ही रहे हैं आपको। चलिए तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये बोला कि भैया यहाँ पर 3 लोग हैं, ए, बी और सी। तो B की इफिशियंसी अगर 1 होगी तो C की इफिशियंसी उससे 100% ज़्यादा है, यानी कि डबल है, यानी कि यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है सर, अब हमको ये मालूम है कि A अकेले कोई काम करता है तो वो 9 दिन में काम करता है, तो A अगर अकेले कोई काम करता है तो 9 दिन में काम करता है। ठीक है सर, और आपसे ये बोला गया कि B और C अगर मिलकर काम करें तो उनको जो टाइम लगेगा वो 2/3 डेज लगेगा। तो 3 2 6 + 2 8, तो ये 8/3 हो गया, 8/3 हो गया। ठीक है सर, अब बात ये करते हैं कि सर B + C क्या होगा। सर B + C तो हमें मालूम है कि कितना है, 1 + 2 3 है, यानी कि ये कितना है सर 3 8/3, यानी कि 3 3 कटेगा, यहाँ पर A × 9 लिखा है, यानी कि A की वैल्यू कितनी आएगी सर 8/9। तो A की वैल्यू 8/9 आएगी, यानी कि A की इफिशियंसी कितनी है सर 8/9 है। A की इफिशियंसी कितनी है सर 8/9 है। ठीक है सर, अब आपसे क्या बोल रहा है भैया कि A और B अगर मिलकर काम करते हैं 4 दिन में तो उन्होंने टोटल वर्क का कितना काम किया होगा। तो A और B यानी कि इनकी इफिशियंसी कितनी है सर 8/9 + 1। A और B ने मिलकर 4 दिन तक काम किया तो उन्होंने जो टोटल वर्क है उसका कितना पार्ट कर दिया, कितना पोर्शन कर दिया। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे, तो टोटल वर्क आप A × 9 से भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो अपन नीचे लिख दिया सर टोटल वर्क A × 9, जिसमें A की वैल्यू कितनी है सर 8/9, तो यहाँ पर कितना होगा सर 8/9 × 9। ठीक है सर, तो यहाँ पर कितना होगा सर 9 और 8 17, तो ये हो जाएगा सर 17 × 4। इसका जो बेस है वो कितना है सर 9 है। ठीक है सर, ये नीचे आ जाएगा, यहाँ से ये 9 कटेगा तो यहाँ पर कितना आएगा सर ये 8 आएगा। ठीक है सर, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं सर 4 से ये जाएगा कितनी बार 2 बार, तो ये कितना होगा सर 17/18, 17/18। तो 17/18 यानी कि हमारा जो ई ऑप्शन है वो सही जवाब होगा। ठीक है, सही जवाब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं भैया कि सी की जो एफिशिएंसी है वो बी से 100% ज़्यादा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि भैया बी की एफिशिएंसी अगर 100 होगी तो सी की एफिशिएंसी इससे 100 ज़्यादा होगी, यानी कि 200 होगी। तो इसका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा 2:1 ही आएगा। तो 2:1 ही तो लिखा है। ठीक है सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आपको एक कंडीशन दी गई है कि ए 9 दिन में जितना काम करता है उसी काम को करने के लिए बी और सी को जो साथ में काम करते हैं उनको लगता है 2/3 डेज, यानी कि 8/3 डेज। तो हमने इन दोनों को बराबर कर दिया। इससे हमें पता क्या चला, इससे हमें ए की इफिशिएंसी पता चल गई, वो हमने यहाँ पर लिख ली। अब आपसे बोल रहा है कि अगर ए और बी 4 दिन तक काम करते हैं तो उन्होंने टोटल वर्क का कितना पोर्शन कर दिया होगा। तो भैया अगर ए और बी मिलकर काम करते हैं 4 दिन तक तो उन्होंने इतना काम किया, और टोटल काम कितना है सर ये है। ये कैसे पता चला, क्योंकि ए 9 दिन में पूरा काम कर सकता था तो a × 9 कर दिया। ए की वैल्यू कितनी है, मतलब ए की इफिशिएंसी 8/9,
इंटू 9, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ नया देखते हैं। इसको देखते हैं भैया, रेशियो ऑफ एज ऑफ P 2 years ago to age of R 2 year hence is 1:2 and Q's present age is 25% more than P's present age. अच्छा, if average of present age of P and R is 39 years, then find difference between P's age 5 year hence and R's present age. ठीक है, तो बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। इसको कोशिश करना चाहते हो तो एक बार कोशिश करके देखो। ठीक है भाई, सोचा कुछ, लग रहा है हो पाएगा? होएगा होएगा होएगा, हमसे होएगा सर। आगे बढ़ते हैं सर, देखते हैं। तो भैया देखो यहाँ पर क्या है ना कि रेशियो ऑफ एज ऑफ P 2 year ago, तो मैंने P की एज मान ली P, अभी कौन सी वाली है? प्रेजेंट एज वाली। P की एज प्रेजेंट एज की P मान ली 2 year ago, यानी कि P-2 हो गया। ठीक है सर। 2 एज ऑफ R 2 year hence, तो R की प्रेजेंट एज मैंने मान ली R, और 2 साल बाद होगी R+2। इसका जो रेशियो है वो 1/2 दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा सर? 2P-4 इज इक्वल टू R+2। तो यहाँ पर हो जाएगा सर 2P-R इज इक्वल टू 4 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 6। तो ये आपके पास में आ गया सर, ये आपके पास में आ गया। इसके बाद फिर क्या बोल रहा है भैया? Q की जो प्रेजेंटेज है वो 25% ज़्यादा है P की प्रेजेंटेज से। तो ये P हो गया और ये Q हो गया। अगर इसकी एज 4 होगी तो इसकी एज 5 होगी, है ना। 25% ज़्यादा है, ये आपसे बोला गया। तो ये एक पॉइंट हो गया सर, ये एक पॉइंट हो गया। अब आपसे क्या बोल रहा है कि इफ़ एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ P एंड R इज, तो P और R का एवरेज आपके पास में 39 है, यानी कि P प्लस R जो है वो आपके पास में कितना है सर? 78 है ना, 78 है। ठीक है सर। अब आगे की बात आगे देखेंगे तो हमारे पास में ये 2P-R दिख रहा है, वहाँ पर P प्लस R दिख रहा है। तो अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास 3P आ जाएगा, है ना। अगर मैं इसको मान लूँ कि ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन है, तो अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दें तो 3P की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 84, P की वैल्यू आ जाएगी 3 2 6, 3 8 24। तो P की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 28। तो P की वैल्यू 28 आ गई, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R की वैल्यू आ जाएगी सर आपके पास में 50। ठीक है सर, R की वैल्यू 50 आ गई। आपको करना क्या है? आपको बताना ये था कि फाइंड डिफरेंस बिटवीन P's एज 5 year hence। P की एज 5 साल बाद, तो 28 और 5 कितना हो जाएगा सर? 33। और उसके बाद क्या बोल रहा है? एंड R प्रेजेंटेज, R की प्रेजेंटेज कितनी है सर? 50। तो आपको इन दोनों का क्या निकालना है सर? डिफरेंस निकालना है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा सर? 17 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा सर? 17 आएगा। ठीक है ना भाई, सीधी सीधी बात है। आपसे बोल रहा है कि भैया P की 2 साल पहले की एज और R की 2 साल बाद की एज का जो रेशियो है वो 1/2 है। तो इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, और आगे चलकर उसने बोला था कि P और R का जो एवरेज है वो 39 है, तो P और R का जो सम होगा वो 78 होगा। तो इन्हीं दो इक्वेशन का यूज़ करके मैंने P और R निकाल लिया। और हमसे बात भी किसके बारे में कर रहा है? P और R के बारे में बात कर रहा है। तो P और Q के बारे में पता होने से कोई फ़ायदा है क्या? नहीं सर, कुछ फ़ायदा तो नहीं चल रहा मुझे, है ना। ध्यान से अगर देखें तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरा तो आंसर वैसे भी आ गया। तो हमारा जो आंसर है वो कितना है सर? 17 साल है। ठीक है, हमारा आंसर कितना है सर? 17 साल है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। कंडीशन बस ये लगाई थी आपकी कि P की जो एज है 5 साल बाद वाली, यानी कि 28 + 5 33, और R की जो प्रेजेंट एज है जो कि 50 है, उसका डिफरेंस निकालना था अपने को। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास में आ गया सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या करना है सर? बताना है x और y के बीच में रिलेशन क्या होगा। x y से बड़ा होगा या बड़ा और बराबर होगा, छोटा होगा या छोटा और बराबर होगा, या इनके बीच में कोई भी रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं होगा। ठीक है, तो इसके शॉर्टकट हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। x² - 2x - 143। तो 143 को देखकर जो मुझे फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि ये 11 से डिविजिबल होगा, है ना। 143 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 13 और 11, 13 माइनस का होगा, 11 प्लस का होगा, तभी इनका जो सम होगा वो -2 आएगा। हाँ सर। और मल्टीप्लिकेशन माइनस का 143 होगा। हाँ सर। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ सर। तो क्या ये रूट है? नहीं। साइन चेंज करो पहले, तो साइन चेंज कर दिया। x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यही हमारा रूट हो गया, बात खत्म हो गई।
अब इसकी बात करते हैं, यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस 169 इज इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी सर 169 का रूट यानी कि 13, तो वाई जो आएगा सर वो आएगा +13 और -13, ठीक है सर। ये आ गया सर आपके पास वाई, ठीक है ना, ये आपके पास y आ गया, ये आपके पास में x आ गया। अब अपने को x को y से कंपेयर करना है, तो 13 इस 13 के बराबर है, ये 13 इस 13 से बड़ा है, ये माइनस वाला इससे छोटा है। जैसे ये देखा मैंने बोल दिया रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश, जैसे मैंने ये देखा मैंने बोल दिया रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं भाई साहब, इससे आसान नहीं हो सकता जीवन भैया, इससे आसान जीवन में कुछ नहीं हो सकता। यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 19y प्लस 90 इज इक्वल टू 0। आपको x और y के बीच में रिलेशन बताना है, कैसे बताएंगे, स्पीड में चलेंगे भाई साहब। यहाँ पर हमने देखा भैया कि 9 और 2 है ना, तो माइनस का 9 होगा प्लस का 2 होगा, तो हमारा माइनस का 7 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 18 आएगा। इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या ये रूट है? नहीं, साइन चेंज करो। अब एक्स स्क्वायर के कोई कोफिशिएंट को देखना है भैया, तो एक्स का कोई कोफिशिएंट तो है नहीं, तो यही हमारा रूट है। तो हमारे पास में एक्स की वैल्यू आ गई सर, ठीक है सर। अब वाई के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर कितना होगा सर, यहाँ पर होगा 10 और 9, ठीक है, ये माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 19, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 90, है ना। तो ये सेटिस्फाई तो कर रहा है, बट ये रूट नहीं है, इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद वाई स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यही हमारे रूट है, ठीक है सर। ये लिखा x, ये लिखा y, ये 9 इससे छोटा है, ये 9 इसके बराबर है, ये इन दोनों से क्या है सर, छोटा है, ठीक है ना। तो x जो है वो छोटा और बराबर है, x जो है वो छोटा और बराबर है, तो x जो है वो छोटा और बराबर है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, तेजी से आगे बढ़ते हैं भाई साहब, तेजी से आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को देखते हैं, ठीक है। अब आपके पास में सवाल आ गया कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, है ना। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्या होगा, कैसे होगा, ध्यान से देखते हैं। तो हमने यहाँ पर ये बोला कि भाई इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर क्या होगा, तो हमें यहाँ पर 6 चाहिए और यहाँ पर हमें सम चाहिए 5। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 3 और 2 ले सकते हैं क्या, है ना। 3 और 2 जोड़ने पे 5, मल्टीप्लाई करने पे 6, सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ, साइन चेंज कर दो, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा सर, माइनस का 3/2 और माइनस का 1, ठीक है सर। ये आ गया सर, ये आ गया सर, ठीक है ना। ये हमारे पास में एक्स की वैल्यूज़ आ गई सर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे सर, वाई के बारे में बात करेंगे। तो वाई के बारे में बात करते हैं सर, यहाँ पर वाई के बारे में बात करिए भैया। तो y के बारे में क्या मिल रहा है सर, हमारे पास में हमें चाहिए 12, तो 6 और 2, है ना। तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है। बट ये सेटिस्फाई तो कर रहा है, बट हमारे रूट्स जो होंगे वो साइन चेंज करने पर आएंगे। वाई स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यही हमारे रूट्स हो गए, तो ये हमारे पास y की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है सर। अब हमें क्या करना है सर, इसको कंपेयर करना है। तो हमने लिखा यहाँ पर x और यहाँ पर y। ये माइनस वाला जो है ये माइनस का 1.5 है और ये माइनस का 6 है, तो ये बड़ा हो जाएगा और ये यहाँ पर ये बड़ा हो जाएगा। तो जैसे मैंने ये देखा, मैंने बोला रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश, रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश हमारा सी ऑप्शन होगा, ठीक है। रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश हमारा सी ऑप्शन होगा, ठीक है भैया। कोई दिक्कत भैया? नहीं। आगे बढ़ते हैं भैया। तो हम आगे बढ़े और इस पे आ गए। अब हमने बात करी कि सर ये तो आ गया सर 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 और 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 14। आपको x और y के बीच में एक रिलेशन बताना है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने लिखा यहाँ पर 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, यहाँ लिखा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 14। अब इसमें एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो ना, मैंने रेगुलर क्लासेस में भी बताया है। अगर आपको x निकालना है तो y पे आके खड़े हो जाओ। अब यहाँ पर लिखो 3 × 14, ठीक है। हालांकि आप डायरेक्टली लिखना है इसकी वैल्यू की 42 होगा, फिर माइनस करो 15 × 5, 15 × 5, फिर x किलो निकालना है, y पे आके खड़े हो गए, पहले क्रॉस इधर गया फिर क्रॉस इधर आ गया, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर दिया, ठीक है। अब फिर से y पे आके खड़े हो जाओ, फिर यहाँ पर चले जाओ। तो यहाँ पर कितना होगा सर, 3 × 4 हो जाएगा, ठीक है सर। फिर माइनस होगा 9 × 5, ठीक है सर। ये जो वैल्यू देगा वो किसकी देगा सर, आपको x की देगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी सर वो कितनी आएगी सर, 42 माइनस ये कितना होगा सर 75, ये कितना होगा सर 12,
ये कितना होगा सर 45, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है सर, माइनस का 33, यहाँ भी माइनस का 33, यानी कि यहाँ से आ रही है वैल्यू आपकी 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई सर, x की वैल्यू 1 आ गई तो ये बन गया सर 9, और 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा सर 6। 3y अगर 6 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी सर 2, तो y 2 है और x 1 है, यानी कि x और y में y बड़ा है, x और y में y बड़ा है। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन सही जवाब होगा, डी ऑप्शन सही जवाब होगा। x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू पुट करके y तो निकाल ही सकते हो ना, ठीक है सर। ये भी खत्म हो गया, ये भी आसान था भैया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको तरीका बताया, इसके अलावा और भी तरीके आपके पास में है ना सब्स्टिट्यूशन। मतलब आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें एलिमिनेट कर सकते हो ना, x को एलिमिनेट कर दो या तो y को एलिमिनेट कर दो, या तो आप एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल कर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, है ना। बहुत सारे तरीके जो आपने बचपन में सीखे हैं, ठीक है। जो नया तरीका था वो मैंने आपको इस सवाल में बता दिया। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 2x² - x - 1 = 0, 3y² - 5y + 2 = 0। आपसे पूछा है भैया कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको -2 और +1 रखेंगे तो इसका जो सम आएगा, अलजेब्रिक सम, वो -1 आएगा और मल्टीप्लिकेशन -2 आएगा। सेटिस्फाई तो कर रहा है, बट ये हमारे एक्चुअल रूट नहीं है, इसके साइन पहले हमें चेंज करने पड़ेंगे। उसके बाद x² का कोफिशिएंट है तो उससे हमें इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में हमारा जो रूट आएगा वो ये आएगा। तो ये हमारे पास में x की वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा सर आपका 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर आपका 6 हो जाएगा। तो अगर ये आपका 6 हो जाएगा तो आपको क्या चाहिए सर, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम क्या -3 और -2 ले सकते हैं, क्योंकि इसको जोड़ने पे -5 बनेगा और मल्टीप्लाई करने पे ये 6 बन जाएगा, ठीक है सर। तो ये इसको सेटिस्फाई तो कर रहा है, बट हमारे रूट्स जो होंगे वो साइन चेंज करने पर आएंगे। बट y² का कोफिशिएंट है तो उससे डिवाइड करना ना भूलें। तो हमारा जो आंसर आएगा या रूट आएंगे वो ये आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में y की वैल्यूज़ आ गई। तो हमने x और y को कंपेयर करना है। तो 1 जो है वो इस 1 के बराबर है, 1 जो है इस 2/3 से बड़ा है, -1/2 जो है वो इन दोनों से क्या है सर, छोटा है। तो जैसे मैंने ये साइन देखा, मैंने बोल दिया रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश, है ना, रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं, पक्का, ठीक है भाई। देखो इसको अच्छे से, क्लियर है भाई, है ना। रूट निकालना आपको आना चाहिए भैया, बहुत ही तेज़ी से, है ना, बहुत ही शानदार तरीके से आपको रूट निकालना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब हम बात करते हैं आपके नंबर सीरीज़ की। तो यहाँ पर आपके पास में क्या आ गया सर, यहाँ पर आपके पास में आ गया 2, 3, 6, 15, 45, 156.5, 630, और आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर रॉन्ग नंबर क्या है ना। यहाँ पर आपको क्या बताना है, रॉन्ग नंबर क्या है, ठीक है ना। आपके पास में ऑप्शंस हैं कुछ, आपके पास में कुछ ऑप्शंस हैं। कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा सोचो। चलिए भाई शुरू करते हैं इसको, है ना। तो क्या लगता है क्या होगा, क्या पैटर्न होगा, ठीक है। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा सर 2, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 6, यहाँ लिखा 15, यहाँ लिखा 45, यहाँ लिखा 156.5, और इसके बाद यहाँ पर अपना 630 आएगा। यहाँ मान लेते हैं 630। तो कैसे ये जर्नी तय करेंगे अपन, है ना। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि यहाँ से यहाँ अगर मुझे जाना है, यहाँ से यहाँ मुझे जाना है, क्योंकि नंबर जो है ना वो बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, है ना। जैसे आपने देखा 15 से 45 हुआ, 45 से फिर ये हो गया, तो नंबर तो बढ़ रहे हैं काफ़ी तेज़ी से, है ना। तो यहाँ पर कुछ प्लस करने से तो ये सब होगा नहीं, है ना। तो क्या कर सकते हैं, मैंने कहा यार यहाँ पर ये इसका 1.5 टाइम्स दिख रहा है मुझे, और ये इसका 2 टाइम्स है, और ये इसका 2.5 टाइम्स है ना। हाँ, और ये इसका 3 टाइम्स है। अच्छा, मतलब 1.5, 2, 2.5, 3, यानी कि यहाँ पर होगा आपका 3.5, और फिर यहाँ पर होगा आपका कितना, 4। ऐसा कुछ होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भैया 45 का 3.5 टाइम्स, तो मेरे ख्याल से 156.5 नहीं आना चाहिए, है ना। तो 45 इंटू 7/2 कर लेते हैं, ठीक
ठीक है ना, 7/2 कर लेते हैं, तो 7 5 35 आ गया, 3 बच गया, 7 4 28 और ये 31 हो गया, अपॉन 2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 157.5, 157.5, तो ये तो 156.5 लिखा हुआ है, यानी कि ये जो है ये हमारा रॉन्ग नंबर है, ये जो है ये हमारा रॉन्ग नंबर है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई, ठीक है। और 157.5 का अगर आप 4 गुना करोगे तो आपको 630 मिल जाएगा, है ना, 630 मिल जाएगा, ठीक है, 600, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 7.5 का 4 गुना 30, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हो गई कि 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसको यहाँ से हटाते हैं और अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट सवाल की। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ भैया, 36, 20, 12, 8, 6, 5.5, 4.5, ठीक है भैया, 36, 20, 12, 8, 6, 5.5, 4.5 क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर हमने ये बोला कि सर ये हो गया आपके पास में 36, ये हो गया आपके पास में 20, ये हो गया आपके पास में 12, ये हो गया आपके पास में 8, ये हो गया सर 6, ये हो गया सर 5.5 और ये हो गया सर आपके पास में 4.5, ठीक है सर। यहाँ पर आप कैसे करोगे सर, कैसे करोगे सर, तो यहाँ पर जो नंबर है ना वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, है ना, नंबर जो है डिक्रीज़ हो रहे हैं, आसपास ही हैं, तो यहाँ पर हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 16 का है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 8 का है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 4 का है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 2 का है। तो मैंने कहा 16 का आधा हुआ 8, 8 का आधा हुआ 4, 4 का आधा हुआ 2, तो 2 का आधा हुआ 1, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए था, और फिर यहाँ पर आपका माइनस का 0.5 होना चाहिए था। मैंने कहा 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, और 5 में से अगर 0.5 माइनस करोगे तो 4.5 आएगा, यानी कि 5.5 हमारा रॉन्ग नंबर है, 5.5 हमारा रॉन्ग नंबर है, ठीक है, सिंपल, सरल, आसान, इजी, ठीक है। तो ये तो काफ़ी आसान हो गया भाई साहब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 139, 31, 128, 651, 3913, तो 139, 31, 128, 651, 3913, ठीक है। तो समझ में आ गया पैटर्न इसका, समझ में आ गया, ध्यान से देखते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर 1, यहाँ पर लिखा 3, यहाँ पर लिखा 9, यहाँ पर लिखा 31, यहाँ लिखा 128, यहाँ लिखा 651 और यहाँ पर लिखा मैंने 3913, ठीक है। 3913 तक हमें जाना पड़ेगा नहीं शायद से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं सर, देखिए 1 से 3 पहुँचना है, फिर 3 से 9 पहुँचना है, फिर 9 से 31 पहुँचना है। 9 से 31 का देखो गैप ज़्यादा है, फिर 31 से 128 का गैप भी ज़्यादा है, यानी कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड हो रहा होगा, है ना। तो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ध्यान से देखते हैं। तो मैंने बोला यहाँ से यहाँ जाएंगे तो अपन 1 × 1, ठीक है ना, 1 × 1 प्लस 2 कर दें। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 3 × 2 प्लस 3 कर दें। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 9 × 3 प्लस 4 कर दें, तो 27 और 4 31, सही हो गया। यानी कि जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे एक ज़्यादा ऐड कर रहे हो, ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर 3 के बाद क्या आना चाहिए सर, 4 आना चाहिए, और ऐड क्या करेंगे सर, 5 करेंगे। तो मैंने कहा सर ये तो 124 और 5 जोड़ने पे 129 आना चाहिए था, ये तो 128 है, यानी कि इसकी जगह 129 आना चाहिए था, यानी 128 हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो ये हमारे इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, सरल है, ईजी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब हम बात करते हैं इस सवाल की, अब अपन बात करते हैं इस सवाल की। अब आपके पास सवाल आ गया सर कि 2, 3, 10, 40, 172, 885, 5346, 2, 3, 10, 40, 172, 885, 5346 क्या होगा, कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखते हैं। तो हमने बोला सर यहाँ पर ये हो गया 2, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर हो गया 40, यहाँ पर हो गया 172, यहाँ पर हो गया 885 और यहाँ पर हो गया 5346। क्या अप्रोच होगी सर यहाँ पर, क्या अप्रोच हो सकती है यहाँ पर। 2 से 3 के बीच में 1 का गैप है 7, फिर 30, फिर 132, तो चेंज जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, यानी कि यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 2 × 1 प्लस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, हाँ सर। बट यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 3 × 2 6 प्लस 4 करने पे 10 आ रहा है,
4 करने पे 10 आ रहा है, 4 करने पे 10 आ रहा है। फिर यहाँ पर अगर हम 10 इंटू 3 करेंगे तो 30 प्लस 10 करने पे ये 40 आ रहा है। तो यहाँ पर वो कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्यों गड़बड़ लग रहा है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो 1 है और यहाँ पर ये जो 4 है, ये आपका ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है ना, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब परफेक्ट स्क्वायर तो है ही है, तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में यानी कि 1 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी का स्क्वायर ऐड कर रहे हो। हाँ सर। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर 3 का स्क्वायर होना चाहिए था। हाँ सर। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर होना चाहिए था, तो ये 39 होगा। ये कितना होगा सर? 39 होगा। अब चेक कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो यहाँ पर आप इंटू 4 करके क्या जोड़ोगे, 4 का स्क्वायर जोड़ोगे। तो यहाँ पर 40 इंटू 4 होगा 160, और 160 में 1 2 3 और यहाँ पर 4 अच्छा 39 करेंगे ना अपन, तो यहाँ पर कितना होगा सर? 39 इंटू 4 करेंगे और प्लस यहाँ पर 16 ऐड करेंगे, तो 4 9 ज़ा 36 हो गया, 4 3 ज़ा 12 और ये 156 हो गया, और अब 16 जोड़ दो तो ये आ जाएगा आपका कितना, 172। यानी कि अब ये सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब जो हमारा रॉन्ग नंबर है वो 40 है। हमारा जो रॉन्ग नंबर है वो कितना है सर? 40 है। ठीक है ना, क्योंकि 40 इंटू 4 करके आप करोगे तो फिर तो आप 172 के आगे चले जाओगे, तो 40 तो गलत हो गया। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है, मतलब इसका रॉन्ग नंबर क्या है? 40 है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इस सवाल की। आपसे क्या बोल रहा है भैया? 5 8 16 26 50 98 194। 5 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 26, 26 के बाद 50, 50 के बाद 98, 98 के बाद 194। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? सोच के देखो थोड़ा सा, है ना। 3 है, फिर उसके बाद 8 है, उसके बाद फिर 10 है, फिर उसके बाद में फिर 24 है। ठीक है, तो डिफरेंस जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? चलो एक चीज़ दिमाग में आई है, चेक करते हैं इसको। हमें यहाँ पर लिखा कि 5 है, यहाँ पर लिखा 8 है, यहाँ पर लिखा 16 है, यहाँ पर लिखा 26 है, यहाँ पर लिखा 50 है, यहाँ पर लिखा 98 है, यहाँ पर लिखा 194 है। एक चीज़ मुझे क्लिक करी कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए आप इसमें 2 मल्टीप्लाई करके 2 कम कर सकते हो। तो 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 2 करोगे तो 8 आएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी मैंने देखा कि इंटू 2 माइनस 2 करने पे 98 आ जाएगा। हाँ सर। यहाँ पर भी मैंने देखा कि इंटू 2 करोगे तो ये 196 बनेगा, उसमें से 2 कम करोगे तो 194 बनेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इंटू 2 माइनस 2 हर जगह हो रहा है। तो मैंने कहा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इंटू 2 माइनस 2 करने पर ये जो 16 है ये 16 नहीं होगा, ये फिर कितना होगा, फिर 14 होगा, है ना। अगर ये 14 होगा तो 14 में इंटू 2 माइनस 2 करोगे तो 28 माइनस 2 26 आएगा। सही है। 26 में यहाँ पर इंटू 2 माइनस 2 करोगे तो 52 माइनस 2 यानी कि 50 आएगा, यानी कि सही है। यानी कि यहाँ पर जो रॉन्ग नंबर है वो क्या है सर? 16 है। यहाँ पर रॉन्ग नंबर क्या है सर? 16 है। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा डी ऑप्शन। ठीक है, वो क्या होगा सर? डी ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस सवाल की। अब आपसे क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर path of width 3 meter is surrounding the garden whose length is 3 meter more than its width. If cost of painting the path at the rate of 0.5 rupees per meter square is rupees 273, then find the area of garden. आपको गार्डन का एरिया निकालना है। तो आपके पास में एक गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, जिसकी जो लंबाई है वो उसके विड्थ से 3 मीटर ज़्यादा है ना। लंबाई जो है वो विड्थ से 3 मीटर ज़्यादा है, और उसके बाहर की तरफ ना एक पाथ हमने बनाया है जिसकी विड्थ 3 मीटर दी गई है। उस पाथ को अगर हम पेंट करेंगे तो 273 रुपये कॉस्ट आएगा। पर मीटर स्क्वायर के लिए जो चार्ज किया जा रहा है, जो रेट है वो 0.5 रुपीज़ है। आपसे बोला जा रहा है कि जो गार्डन है उसका एरिया क्या है, आपके पास जो गार्डन है उसका एरिया क्या है। कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। तो हमने ये बोला कि सर यहाँ पर ना कुछ ऐसा हो रहा है, यहाँ पर बना लेते हैं अपन कि ये आपका गार्डन है, ये आपका रेक्टेंगुलर गार्डन है, और इसके बाहर की तरफ ये, इसके बाहर की तरफ ये आपने
पाथ बना दिया। तो ये जो है, ये अगर b है, ये अगर b है, तो ये जो है ये आपका b+3 है, क्योंकि लेंथ जो है वो ब्रेथ से विड्थ से 3 मीटर ज़्यादा है, ऐसा सवाल में कहा गया। ठीक है सर। उसके बाद ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये भी कितना है सर आपका 3-3 मीटर का है। ये भी जो गैप है ये कितने का है, 3-3 मीटर का है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो बाहर वाला लेंथ होगा ये कितना होगा। मैंने कहा कि यार 3 इधर और 3 इधर, तो 6 हो गया, और b+3 तो ये लेंथ है ही, तो b+3 में 6 जोड़ेंगे तो ये b+9 हो जाएगा। हाँ सर। और इसकी लेंथ अगर हम निकालें, इसकी लेंथ अगर हम निकालें तो हम बोल सकते हैं b तो ये है, 3 और 3 ये हो गया 6, तो ये हो गया सर आपका कितना, b+6 हो गया। ये कितना हो गया सर, b+6 हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि ये जो बाहर वाला रेक्टेंगल बन गया है अभी, इस बाहर वाले रेक्टेंगल में से ये अंदर वाला रेक्टेंगल अगर माइनस कर देंगे तो पाथ का एरिया आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। तो मैंने कहा सर b+9 को b+6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो b+9 को b+6 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे क्या, b+3 इंटू b करेंगे, तो b+3 इंटू b करेंगे, तो ये एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, ये एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। अब ये जो एरिया ऑफ पाथ आएगा ये मीटर स्क्वायर में आएगा इसका एरिया, इसमें 0.5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, यानी कि इसमें इंटू 0.5 करेंगे तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी, जो कि कितना है सर 273 है, जो कि कितना है सर 273 है। तो मतलब ये एरिया ऑफ पाथ है, उसमें 0.5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी पेंटिंग की। ठीक है सर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, b² हो जाएगा, 9b 6b कितना हो जाएगा सर 15b हो जाएगा, और ये हो जाएगा सर 54, माइनस ये हो जाएगा b² माइनस का 3b, और यहाँ पर ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा सर 546। अब यहाँ से ये b² और b² कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 3 गया तो ये 12b होगा, प्लस 54 हो जाएगा, इज इक्वल टू 546। तो यहाँ से 12b की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी सर, 546 माइनस 54, तो 46 चला गया, आपके पास कितना बचा, अभी 8 बचा, 8 कम करेंगे 500 में से तो ये आ जाएगा 492, और ये आ जाएगा 12b। तो b की वैल्यू कितनी आएगी सर, 492/12, तो 12 से 4 टाइम्स जाएगा 48, और 1 टाइम जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास में 41। तो b की वैल्यू 41 आ गई, b की वैल्यू 41 आ गई। तो आपको निकालना क्या था, आपको इस रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया निकालना था। तो ये जो है ये क्या है सर, b+3 इंटू b था, तो आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कितना है सर, b+3 इंटू b है। ठीक है ना, और b कितना है आपके पास में 41 है, तो 41 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 44 इंटू 41। ठीक है ना, तो आपका जो भी आंसर होगा उसके यूनिट प्लेस पे 4 होगा, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है ना, उसके बाद फिर आपका आंसर क्या होगा सर, 44 इंटू 41 होगा, तो ये 1804 ही आना चाहिए। तो अगर आप इसको देखो ये हो जाएगा आपका कितना, इसको यहाँ पर मैं कर देता हूँ 41 इंटू 44, तो ये हो जाएगा 4 और ये 16, फिर ये 4 और ये 16। ठीक है, तो ये 4 हो गया, 6 4 10 हो गया, और ये आपका 18 हो जाएगा, तो ये 1800 क्या आएगा सर, 4 आएगा। तो 1804 यानी कि आपका बी ऑप्शन जो है वो सही जवाब होगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन जो है वो आपका सही जवाब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। तो सिंपल सा सवाल था, ये स्टैंडर्ड सा सवाल है जो कि आपके मेंसुरेशन 2D में आपको मिल जाते हैं, है ना। कोई भी बुक आप रेफ़र कर रहे हो, किसी से भी आप पढ़ रहे हो, तो आपको इस तरह के सवाल करवा ही जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर गार्डन था, बाहर की तरफ एक पाथ था जिसकी विड्थ 3 मीटर थी। यहाँ पर जो इसकी लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन था कि लेंथ जो थी वो ब्रेथ से 3 मीटर ज़्यादा थी। आपसे इस रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया मांगा जा रहा था। आपके पास में जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है पाथ का वो आपको दिया गया था 0.5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई मुश्किल आपको नहीं हुई होगी। इसको यहाँ से अब हटाते हैं और नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब बोल रहे हैं इन ए क्लास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जाम इज 60% एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु पास द एग्ज़ाम इज सेम। अच्छा, यानी कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ बच्चे हैं उसके 60% बच्चे पास हुए हैं, और उसमें जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं जो पास हुए हैं उनकी संख्या बराबर बराबर है। अब आपसे बोल रहा है कि बॉयज़ हु फेल्ड द एग्ज़ाम आर 200% मोर देन गर्ल्स हु फेल्ड इन द एग्ज़ाम। अब जो लोग फेल हुए हैं उसमें जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उसमें बॉयज़ जो हैं वो गर्ल्स से 200%
ज़्यादा है। आपसे बोल रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु फेल्ड आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट में कितने प्रतिशत गर्ल्स ऐसी हैं जो फेल हुई हैं, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हमने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ बच्चे जो है वो 100 हैं, इसका 60% बच्चे पास हुए हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि 40% फेल हुए होंगे, 40% फेल हुए होंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर 60 बच्चे हो गए और यहाँ पर 40 बच्चे हो गए, और यहाँ पर जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं जो पास हुए हैं वो बराबर बराबर, यानी कि ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा, ठीक है सर। अब यहाँ पर आपसे जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उसके बारे में जो बात हुई है वो ये हुई है कि यहाँ पर बोल रहा है कि इफ़ बॉयज़ हु फेल्ड द एग्जाम आर 200% मोर देन गर्ल्स। तो मोर देन गर्ल्स मतलब 200% मोर का मतलब ये हो गया कि अगर ये 1 होगा तो ये 3 होगा, ठीक है ना। अगर ये 100 होगा तो इसका 200% ज़्यादा होगा, इसका 200% कितना होगा, 200 ज़्यादा ऐड करेंगे तो कितना होगा, 300। इसका रेशियो लेंगे तो कितना आएगा, 3:1 आएगा। ये चीज़ बोल रहा है, ठीक है, ठीक है सर। तो अब 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 की वैल्यू कितनी है, 40 है, यानी कि ये 30 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, बात खत्म हो गई, ठीक है सर। अब बात ये करते हैं कि जो फेल हुई हैं लड़कियां वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कितने प्रतिशत के बराबर, यही पूछ रहा था आपसे। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, 10%। तो आपका जो आंसर है वो कितना है सर, सी ऑप्शन। आपका जो आंसर है वो कितना है, सी ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, सिंपल, सरल, आसान, इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाक से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ए मैन इन्वेस्टेड ₹X at 15% per annum at SI for 4 years and ₹1.35x at 18% per annum at SI for 3 years. If total interest received by man is ₹15948, then find value of ₹3.12x। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास में एक व्यक्ति है जिसके पास में x रुपीज़ था, उसने 15% के हिसाब से 4 साल के लिए उसने उसको निवेश कर दिया साधारण ब्याज की दर से। उसके बाद उसने 1.35 टाइम्स ऑफ x जो है वो 18% के हिसाब से 3 साल के लिए साधारण ब्याज के हिसाब से निवेश कर दिया। दोनों जगह से जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, टोटल इंटरेस्ट, उसकी वैल्यू 15948 है। आपसे बोल रहा है कि 3.12 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। तो मैंने कहा भैया ये जो x जमा किया इस पर आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा सर, इस पर आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, और ये जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा ये आपको मिलेगा 15% के हिसाब से, ठीक है ना। कितने साल का मिलेगा सर, 4 साल का मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा आपको 15% के हिसाब से 4 साल का, वो 60% मिलेगा किसका, इसका। तो यहाँ से आपको 60% ऑफ x मिलेगा, यहाँ से आपको 60% ऑफ x मिलेगा, ठीक है सर। एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद फिर अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो आपने निवेश किया वो 1.35 टाइम्स ऑफ x किया है, यहाँ पर आपको 18% मिलेगा सर। ये भी आपको सिंपल इंटरेस्ट ही मिलेगा, और ये भी आपको कितने साल मिलेगा सर, ये 3 साल मिलेगा। तो यहाँ पर 3 साल जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 18% के हिसाब से वो 54% मिलेगा किसका, इसका 1.35x का, ठीक है। तो 54 इंटू 1.35 आपको करना पड़ेगा, ये आपको 72.9x मिल जाएगा, ये आपको 72.9x मिल जाएगा, ठीक है। यह 72.9% है ना, 72.9% ऑफ x मिल जाएगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 135 इंटू 54, ठीक है। तो ये कितना होगा, 20 होगा, और ये हो जाएगा आपके पास में 54, फिर ये हो जाएगा आपके पास में कितना 25, 2 और ये 67, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा, तो ये डेसिमल लगेगा क्यों, क्योंकि ये 1.35 था। तो 72.9% ऑफ x मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये अमाउंट मिल रहा है एज ए इंटरेस्ट, यहाँ पर आपको ये अमाउंट मिल रहा है एज ए इंटरेस्ट। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पर मिल जाएगा आपको 2 और ये हो जाएगा आपके पास में 13, 132.90x है ना। ये आपके पास में इतना आ जाएगा एज ए इंटरेस्ट, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास में 15948। तो हम इसको सॉल्व करके x निकाल सकते हैं। तो वो x सॉल्व करके आप निकालोगे तो वो आएगा आपके पास में 12,000। वो कितना आएगा आपके पास में 12,000। अब आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, ठीक है, आपको करना क्या है, आपको भैया आपको निकालना था 3.12 टाइम्स ऑफ x, यानी कि 3.12 टाइम्स ऑफ x मतलब कि 12,000, ठीक है ना। तो इसके 2 0 से इसका ये डेसिमल हट जाएगा, तो ये बन जाएगा 312 इंटू 120। तो 120 इंटू 3 करेंगे तो 360 आएगा,
और यहाँ पर 2 0 और लगा देंगे। 120 इंटू 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 144 और 0, 144 और 0 यानी कि 0 4 4 7 और 3, तो 37440 यानी कि ये आपका ई ऑप्शन सही जवाब आएगा। यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने टाइम बचाने के लिए आपको सीधे 12,000 लिखा है, बाकी यहाँ पर मैंने आपको कैलकुलेशन कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना भैया, ई ऑप्शन है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप कर सकते हो, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि टाइम लगे अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। बस आपको ये समझना था कि भैया कि x पर आपको 15 के हिसाब से 4 साल में 60% मिल जाएगा, यहाँ पर 18 3 साल के हिसाब से 54% मिल जाएगा, बट 54% किसका मिलेगा, 1.35x का, जो कि कितना है 72.9% ऑफ x के बराबर है। दोनों को मिलाएंगे, वो वैल्यू आपको दी गई है 15948, x वहाँ से निकल जाएगा, उस x को 3.12 से मल्टीप्लाई करके आंसर बताना था। ठीक है ना, चल आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए मैन कवर्स 6 1/4% डिस्टेंस वाया बस at 80 km per hour, 25% of the distance via car at 120 km per hour, 30% of distance via bicycle at 32 km per hour, and remaining distance via train at 62 km per hour. If the total distance covered by a man is 640 km, then find the total time taken by man during the entire journey. तो आपसे बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि 640 किलोमीटर की दूरी तय करता है अलग अलग माध्यमों से। एक बार उसने बस से ट्रैवल किया है कुछ डिस्टेंस जो कि 6.14% है टोटल डिस्टेंस का, और उसने 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये तय किया है। फिर उसने 25% ऑफ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का 25% डिस्टेंस उसने कार से तय किया, जिसमें उसकी जो स्पीड थी कार की वो 120 किलोमीटर पर आवर थी। फिर 640 का 30% डिस्टेंस उसने बाईसाइकिल से तय किया 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो बच गया डिस्टेंस वो उसने ट्रेन से तय किया है 62 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपसे पूछ रहा है कि इस पूरी जर्नी को, जो कि 640 किलोमीटर है, इस पूरी जर्नी को तय करने के लिए उसको कितना समय लगा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कैसे करोगे, ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर हम ये बोलते हैं भैया कि आपके पास जो टोटल डिस्टेंस है वो 640 किलोमीटर है। ठीक है ना, 640 किलोमीटर है। तो यहाँ पर पहला जो है वो कितना है सर, आपका बस है। पहला जो है वो आपका कितना है सर, बस है। तो बस में आपसे क्या बोल रहा है भैया, बस में आपसे बोल रहा है कि आपने 6 1/4% ट्रेवल किया है। किसका भैया, 640 का, है ना। तो 4 6 24, 24 और 1 25 हो गया, तो ये 25/4, और ये कितना हो गया सर, 100 हो गया, ऑफ कितना सर, 640 का। तो 25 से ये जाएगा 4 बार, तो ये 16 हो गया, 16 से ये जाएगा 40 बार, तो ये कितना आ जाएगा सर, 40 किलोमीटर। ये आ जाएगा सर आपका 40 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए बात करते हैं। फिर उसने बस के बाद कौन सा ट्रैवल किया भैया, बस से उसने कार से ट्रैवल किया ना, बस के बाद उसने कार से ट्रैवल किया। कार से कितना किया भैया, 25% ऑफ किसका भैया, 640 का। तो 25% यानी कि 1/4 इसका करेंगे तो 160 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद फिर क्या किया उसने, उसके बाद उसने किया है बाईसाइकिल से किया है उसने, तो ये किया उसने 30% ऑफ किसका भैया, 640 का। तो यहाँ पर ये 2 0 जाएंगे परसेंटेज से, 3 × 64 होगा, तो ये हो जाएगा 192 किलोमीटर, है ना, 160 और 180 और 12। ठीक है सर। उसके बाद फिर बाईसाइकिल के बाद बचा हुआ डिस्टेंस उसने किससे किया है, ट्रेन से किया। बचा हुआ उसने किससे किया भैया, ट्रेन से किया। और ठीक है, अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि भैया यहाँ पर कितना कितना डिस्टेंस हो चुका है ना, यहाँ पर कितना कितना डिस्टेंस हो चुका है। अच्छा, ये स्पीड कितनी है सर, इस केस में आपकी जो स्पीड थी वो स्पीड कितनी थी सर, आपकी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। इस केस में जो स्पीड थी आपकी वो कितनी थी सर, 120 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड थी। इस केस में जो आपकी स्पीड थी वो कितनी थी सर, 32 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड थी, है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपके पास में ट्रेन की स्पीड कितनी है, 62। ट्रेन की स्पीड कितनी है, 62 किलोमीटर पर आवर। तो भैया 640 में से 40 गया, 600 बचा, 600 में से ये 200 चला गया, या 600 में से ये 200 कम कर दो तो कितना बचेगा, 400 बचेगा। 400 में से ये 100 चला गया तो 300 बचेगा। 300 में से 60 चला गया तो 240 बचेगा। 8 वापस कर दो तो 248 बचेगा। तो 248 किलोमीटर उसने
248 किलोमीटर उसने ट्रेन से ट्रैवल किया, ठीक है ना, ये निकाल लिया अपन ने। अब अपने को निकालना है क्या भैया, टोटल टाइम निकालना है। तो टाइम क्या होता है सर, है ना, टाइम क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम कितना होगा सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, यही होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना भी अपने को। तो अब अपन क्या करने वाले हैं सर, यहाँ पर टोटल टाइम अपन निकालने वाले हैं। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 40/80 करेंगे यहाँ पर, है ना, 40/80 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 160/120, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में 192/32, और ये हो जाएगा आपके पास में 248/62। तो यहाँ पर आपके पास में 1/2 आएगा, यहाँ पर आपका 4 4 4 3 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 4। तो यहाँ पर 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 3 और ये 8, 11 अपॉन कितना हो गया आपके पास में 6। तो ये हो जाएगा आपके पास में 71/6। तो 71/6 यानी कि ई ऑप्शन आपका सही जवाब आएगा, ई ऑप्शन आपका सही जवाब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं था, यहाँ पर आपको टोटल डिस्टेंस जो भी दिया है उसका इतना इतना परसेंट निकाल कर ये वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ट्रेन की जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस, ठीक है। अब आपको क्या करना था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, आपको डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके टाइम निकालना था सबका इंडिविजुअल, और उसको ऐड करके बताना था, बस इतना काम करना था आपको, ठीक है। तो एक बार अच्छे से देख लो, अच्छा सवाल है ना, अच्छा सवाल है, ठीक है। चल, तो अब आखिरी सवाल करते हैं, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एवरेज वेट ऑफ ए क्लास इज 60 kg एंड एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 80 kg, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द क्लास इज 5:4, इफ देयर आर 72 स्टूडेंट्स इन द क्लास देन फाइंड द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। एवरेज वेट निकालना है आपको गर्ल्स का, ठीक है। तो क्या क्या दिया है आपको, आपको पूरी क्लास का एवरेज वेट पता है, बॉयज़ का पता है, गर्ल्स का पूछा है, नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स कितनी कितनी है उसका रेशियो आपको दिया गया है, टोटल स्टूडेंट कितने वो भी आपको पता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे बॉयज़, यहाँ पर आप लिखोगे गर्ल्स। तो बॉयज़ का एवरेज वेट कितना दिया आपको 80, गर्ल्स का आपसे मांग रहा है ना, और क्लास का कितना दिया आपके पास में 60, ठीक है ना, ये हो गया। और यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है 5:4 दिया है, वो कितना दिया भैया 5:4 दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना आपके पास में 20। तो मैंने कहा 80 और 60 का डिफरेंस 20 हो रहा है, ये इसका कितना है सर, ये तो इसका 5 टाइम्स है, तो इसका भी क्या करते हैं सर 5 टाइम्स कर देते हैं, इसका भी क्या करते हैं 5 टाइम्स कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब आपको सोचना ये है कि 60 जो था वो 80 से छोटा था, तो x से तो बड़ा होगा, यानी कि 60 माइनस x करने पे 25 आना चाहिए, यानी x की जो वैल्यू होगी वो 60 माइनस 25 होगी, 60 माइनस 25 होगी, यानी x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी सर 35 होगी। तो गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो कितना है सर 35 किलोग्राम, ठीक है, 35 किलोग्राम, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी है इसमें, एक बार देखो इसको अच्छे से, ठीक है, सिंपल सरल आसान इजी, ठीक है भाई। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा एलिगेशन लगा के ये हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा होगा कि पूरे पेपर में कहीं कहीं पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कहीं कहीं पर बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं है। तो जो एग्जामिनर है वो जो पेपर बनाता है उसको मालूम है कि भैया हर टाइप का बच्चा आता है, वो हर टाइप के बच्चों को मौका देता है कि भैया आप अपने हिसाब से सही सवालों का चुनाव करो, और उन सवालों को करके भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पूरा पेपर सॉल्व करना है ना, क्योंकि कट ऑफ आपको मालूम है कि हर साल कैसे कैसे आते हैं। बट कोशिश यही होती है कि यार पेपर बच्चों से पूरा पूरा बनना चाहिए, और पेपर आप पूरा पूरा बना भी सकते हो, इसमें कोई परेशानी वाली बात है नहीं। बस यही है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, है ना। आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, तो उन सवालों में जहाँ पर बाकी बच्चों को हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, वहाँ पर आप कम से कम टाइम लेकर उसको सॉल्व कर दोगे, तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो हैं वो दूसरों के मुकाबले क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, है ना, ठीक है। बट साथ ही साथ आपको एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है कि आप जब भी जो भी कुछ करो वो आपका सही होना चाहिए। तो आपको जब भी आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको इस लेवल पर आना है कि यार अगर मैंने सॉल्व किया तो गलत नहीं हो सकता, है ना, अगर मैंने सॉल्व किया तो वो गलत नहीं हो सकता। ये आपके अंदर जिस दिन एबिलिटी आ गई, इसका मतलब आपसे कभी भी कोई सवाल गलत नहीं होगा। इस एबिलिटी पे आने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है। ऐसे नहीं कि आपने सवाल किया फिर पीछे, है ना, चेक कर लिया फिर आगे बढ़े, ऐसे करोगे तो फिर आपसे कभी भी आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी। आपको करना क्या है,
आप सवालों को एक साथ लगा लो, फिर उसके बाद कंफर्म करो अपने आप से पूछ कर कि क्या मैं अब तैयार हूँ आंसर चेक करने के लिए, क्या मुझे लग रहा है कि मैंने सब कुछ सही किया है। अगर हाँ मैंने सही किया है, अब मैं आंसर मैच करूँगा। तो जब आप डबल चेक करने के बाद ये सब चीज़ें करोगे और फिर उसमें एक आध कुछ क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप उसमें फाइंड आउट करो कि क्यों गलत हो रहा है, किस लिए गलत हुआ, क्या चीज़ सोच के मैंने किया सवाल को, क्या चीज़ इसमें गलत हो रही है, उस पर काम करो। तो धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के सेशन में जो कुछ भी पढ़ाया गया, बताया गया, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हैं, आप या आपके कोई दोस्त हों, आपके भाई बहन हों, तो उनको आप इसके बारे में बता सकते हैं कि भैया आप इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी मैग्नेट ब्रेन के ऑफिशियल डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल के थ्रू कर सकते हैं, जहां पर हमारी टीम आपको डेली बेसिस पे रोज़ाना कुछ ना कुछ वीडियोस आपके लिए लेके आती है, जहां पर हम आपको छोटे छोटे चंक्स में वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। हर एक वीडियो में हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं या कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, और हम चाहते हैं कि आपका जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे और अच्छे से होता रहे। और उसके लिए हम जो कंटेंट तैयार करते हैं वो वेल रिसर्च कंटेंट होता है, क्वालिटी कंटेंट होता है, और कोशिश यही होती है कि उसमें एरर ना हो। ठीक है, और लेवल ऑफ क्वेश्चन जो हो वो आपके एग्ज़ाम के लेवल को मैच करता हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप आगे तक पहुँचाएंगे, और ये जो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं ये आपको कम्प्लीटली 100% फ्री प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता। आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल्स हैं हमारे, उसको आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे और आप टाइमली सारे वीडियोस को देख पाएँ और कुछ ना कुछ नया सीख पाएँ। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको आगे तक पहुंचाना है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे ज़रूर पहुंचाएंगे। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, आगे आपके लिए बहुत कुछ हम लाने वाले हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।